अब देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके थे, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वहां पे अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। तो वहां पे हमने सी इक्विवेलेंट क्या किया था, कैलकुलेट किया था, है कि नहीं। आज जो क्लास रहेगी, क्लास में हम एक दो क्वेश्चन और लेंगे। एक क्वेश्चन था वहां पे पैरेलल और सीरीज अरेंजमेंट का, तो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। वहां पे एक फेमस क्वेश्चन है जो आईआईटी में आ भी चुका है ना, तो वो क्वेश्चन अपन बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, देखो उसको हम क्या डिफाइन करने जा रहे हैं। पहले इसका देखो यार बैकग्राउंड क्या, देखो यार इसका, यानी हम इस टॉपिक की बात क्यों कर रहे हैं। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि यहां पे मेरे पास एक कैपेसिटर है और ये बात कर रहे हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, और हम लोग इतना डिफाइन कर चुके हैं कि कोई भी सिस्टम को हम कैपेसिटर बोलेंगे अगर दोनों कंडक्टर पे इक्वल और ऑपोजिट चार्ज है और दोनों के बीच का वहां पे क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक को चार्ज दिया प्लस क्यू, दूसरे को चार्ज दिया माइनस क्यू। ये भी याद होगा चार्ज कहां पे आता है, इनर सरफेस पे आता है। अब मैंने वहां पे क्या डिफाइन किया था, मैंने वहां पे डिफाइन किया था कि ये जो चार्ज प्लेट होगी, ये जो चार्ज प्लेट होगी, ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रही होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल चार्ज की लेयर के कारण उसका फॉर्मूला था वहां पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो ये था नहीं था वहां पे, एक सिंगल चार्ज की लेयर के कारण था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मतलब हो गया Q बाय ए मैंने इस साइड का एरिया लिया, तो रिजल्ट वहां पे था Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। देखो है कि नहीं वहां पे। फिर वहां पर हमने क्या डिफाइन किया था कि ये जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या अप्लाई करती है, फोर्स अप्लाई करती है। और जो भी फोर्स होता है उसको हमने इंटीग्रेट भी किया था। पहले एक स्मॉल एलिमेंट पे लिखोगे तो वो हो जाएगा dq इंटू ई, टोटल के लिए इंटीग्रेट करोगे तो जो फोर्स आता है वो आता है q इंटू ई, तो रिजल्ट आता है q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है कि जब भी हम दो प्लेट पे इक्वल और ऑपोजिट चार्ज देंगे तो इन दोनों प्लेट के बीच में वहां पे डेवलप होगा अट्रैक्टिव फोर्स। यूज करो न्यूटन का थर्ड लॉ, जितना फोर्स ये प्लेट इस प्लेट के ऊपर अप्लाई करेगी उतना ही फोर्स ये प्लेट इस प्लेट के ऊपर क्या कर रही होगी, अप्लाई कर रही होगी। तो जैसे ही कैपेसिटर पे इक्वल और ऑपोजिट चार्ज आता है तो ये दोनों कैपेसिटर अब एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। अब इमेजिन करो कि मान लो इन दोनों प्लेट को हमने छोड़ दिया। अगर इन दोनों प्लेट को अगर हम छोड़ दें तो क्या होगा, इस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण एक टाइम आएगा जब दोनों प्लेट कांटेक्ट में आ जाएगी, और जैसे ही दोनों प्लेट कांटेक्ट में आएगी तो होगा क्या, यहां पे इतने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यहां पे इतने इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, तो चार्ज का ट्रांसफर होगा और ये जो दोनों प्लेट रहेंगी, अब ये दोनों प्लेट मेरी वहां पे न्यूट्रल हो जाती है। तो बताओ ये जो अरेंजमेंट है, अब इसको हम कैपेसिटर बोल पाएंगे क्या, नहीं बोल पाएंगे। तो अब हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमें इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर मुझे कैपेसिटर को बनाए रखना है तो मुझे इन दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन रहेगा उस सेपरेशन को वहां पे क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। अब इन दोनों के बीच में अगर सेपरेशन को मेंटेन करना है तो हम क्या करें, तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक्स की। क्लियर? मैंने क्या बोला, जब दोनों कैपेसिटर पे चार्ज आएगा तो दोनों कैपेसिटर की प्लेट एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है। अब हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है कि इन दोनों प्लेट को पास नहीं आने देना है। तो वहां पे हम बात करते हैं किसकी, डाइलेक्ट्रिक्स की। अब डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखो कि डाइलेक्ट्रिक्स मेरे इंसुलेटर्स होते हैं। जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स भी हमारे क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। अच्छा, ये इंसुलेटर्स भी दो होते हैं, एक होते हैं पोलर और एक होते हैं वहां पे नॉन पोलर। एक होता है वहां पे पोलर और एक होता है वहां पे नॉन पोलर। अभी हम लोग जिस डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं,
डाई इलेक्ट्रिक मेरे क्या होंगे, इंसुलेटर्स होंगे, और वहां पे हम उन इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं जिनके मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट होगा। क्लियर? तो हम क्या बोल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर्स है, और इंसुलेटर्स में भी हम उन इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं जिनके मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट का मतलब क्या हो गया, डायपोल मोमेंट का मतलब हो गया कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वहां पे चार्ज इस तरह से शिफ्ट कर गया है कि एक एंड पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया है और दूसरे एंड पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो हम उन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं जिनका वहां पे डायपोल मोमेंट होगा। अब डायपोल मोमेंट का मतलब मैंने क्या बोला कि एक साइड थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा और एक साइड स्लाइटली वहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा वहां पे। अच्छा, जिस कैप्स्टर की हम बात कर रहे हैं उसकी प्लेट का एरिया ए है। जैसे ये कैप्स्टर है तो ये थिकनेस दिखाई दे रही, ये जो एरिया है इस साइड का वो मेरा क्या है, ए है। अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास यहां पे एक डाई इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल है, या ऐसा समझो कि हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक है, डाई इलेक्ट्रिक का एक मॉलिक्यूल है जिसका डायपोल मोमेंट है। अब हमने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को लेके आ रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, इस पोलर मॉलिक्यूल को लेके आ रहे हैं। बताओ, जैसे ही हम पोलर मॉलिक्यूल को लेके आएंगे तो जो एंड पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा उस पे फोर्स लगेगा राइट की ओर, जिस पे चार्ज क्या है, जिस पे चार्ज नेगेटिव है जिस एंड पे उस पे फोर्स लग रहा होगा लेफ्ट की ओर। और इसके कारण होता क्या है, इसके कारण जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइनमेंट हो जाता है। और देखो अलाइनमेंट कुछ इस तरह से होगा, इस एंड पे पॉजिटिव, इस एंड पे नेगेटिव। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब भी हम किसी पोलर मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे तो वो पोलर मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से वहां पे क्या कर जाएगा, अलाइन कर जाएगा। अलाइन इस तरह से करेगा कि पॉजिटिव चार्ज आगे की ओर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग, और नेगेटिव चार्ज उसके क्या होगा, ऑपोजिट होगा वहां पे। या जो नेगेटिव एंड रहेगा पोलर मॉलिक्यूल का वो जस्ट उसके क्या होगा, ऑपोजिट होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, हमारे पास अब यहां पे क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। अच्छा, जिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात कर रहे हैं उसका यहां पे इस तरह से एरिया भी होगा, और वो एरिया हम किसके बराबर ले रहे हैं, वो एरिया हम ले रहे हैं कैप्स्टर की प्लेट के एरिया के बराबर। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पे हम बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक की, और डाइलेक्ट्रिक के भी उन डाइलेक्ट्रिक में भी हम उस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं जिनके मॉलिक्यूल्स का क्या है, डायपोल मोमेंट है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रहेगी इसमें यहां पे ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका ओरिएंटेशन अभी रैंडम है। तो डाइलेक्ट्रिक में मॉलिक्यूल्स पोलर हैं लेकिन इनका ओरिएंटेशन अभी कैसा है, रैंडम है। अब अगले स्टेप में हम कर क्या रहे हैं, देखो इस तरह से है वहां पे रैंडम। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम फिल कर रहे हैं किसके बीच में, कैप्स्टर की दो प्लेट्स के बीच में। तो हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन मेंटेन रखना है, और दोनों प्लेट के अगर सेपरेशन मेंटेन रखना है तो हमने इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लाके फिल किया है। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को मैं कंप्लीटली फिल कर रहा हूं। डायग्राम में जरूर मैंने थोड़ा सा स्पेस शो किया है, लेकिन हम यहां पे डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली फिल कर रहे हैं। तो यहां पे डाइलेक्ट्रिक इस तरह से कंप्लीटली फिल हो जाएगा। अब देखो, ये जो चार्ज प्लस क्यू था और ये जो चार्ज माइनस क्यू था, इसके कारण पहले से ही यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी ई नॉट। जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को नहीं लेके आए थे उस टाइम पे इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आई होगी, इन चार्जेस के कारण आई होगी। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड याद होगी Q बाय, इसके कारण भी राइट की ओर, इसके कारण भी राइट की ओर, दोनों ऐड हो जाएंगे तो रिजल्ट हो जाएगा Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। देखो है कि नहीं वहां पे। तो अब हमने क्या किया, कैप्स्टर पे
कैपेसिटर पे जो चार्ज इक्वल और ऑपोजिट था उसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब इनके बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लेके आ गए। पहला मेरा पर्पस क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब का पहला पर्पस है कि इन दोनों के बीच में सेपरेशन को मेंटेन रखना, कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होगी तब तक दोनों कैपेसिटर की प्लेट कांटेक्ट में आ जाएगी और कैपेसिटर हमारा खत्म हो जाएगा वहां पे। तो हमें दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन को मेंटेन रखना है, इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? डाइलेक्ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि डाइलेक्ट्रिक का पर्पस क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक के 3 पर्पस होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक का जो पहला पर्पस है वो क्या है? कैपेसिटर की जो 2 प्लेट्स हैं उनके बीच में सेपरेशन को मेंटेन करना। ये जो E0 इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये E0 इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में, ध्यान रखना। अब बताओ, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जैसे ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, बताओ अब पोलर मॉलिक्यूल्स के क्या होंगे? जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनका डायपोल मोमेंट है, अब उनका वहां पे अलाइनमेंट होगा। और अलाइनमेंट किस तरह से होगा? अलाइनमेंट जो रहेगा वो कुछ इस तरह से हो रहा होगा। तो यहां पे इस तरह से पोलर मॉलिक्यूल्स का अलाइनमेंट हो रहा होगा। अच्छा, अब जब अलाइनमेंट होगा तो अलाइनमेंट किस तरह से होगा? आगे की ओर पॉजिटिव, पीछे की ओर नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इस तरह से यहां पे पोलर मॉलिक्यूल का अलाइनमेंट है। अब देखो होता क्या है, जैसे हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लेके आ रहे हैं, ध्यान रखना यहां पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। इंसुलेटर्स की हम बात कर रहे हैं और इंसुलेटर्स में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन को हमें मेंटेन करना है और इनके बीच में हम क्या कर लें, एक मेटल प्लेट को लाके कंप्लीटली फिल कर दें, तो क्या होगा? तो ध्यान रखना है, मेटल को हम क्यों नहीं लेके आ सकते? क्योंकि जैसे ही हम मेटल को लेके आएंगे दोनों प्लेट्स के बीच में, दोनों प्लेट्स कांटेक्ट में आएगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा और दोनों प्लेट अगेन हमारी वहां पे क्या होगी? न्यूट्रल हो जाएगी। तो जब हमें 2 प्लेट्स के बीच में सेपरेशन को मेंटेन करना होगा तो वहां पे हम कंडक्टर को नहीं ला सकते। वहां पे हम किसको लेके आते हैं? वहां पे हम लेके आते हैं इंसुलेटर्स को। और इंसुलेटर्स में भी हम उनकी बात कर रहे हैं जिनका मॉलिक्यूल्स के पास क्या है? डायपोल मोमेंट है। अब देखो, जब यहां पे पोलर मॉलिक्यूल का इस तरह से अलाइनमेंट होता है तो ये जो सरफेस था, कैपेसिटर की इस प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू था, इस पे माइनस क्यू था। अब मैंने क्या बोला? जैसे ही अलाइनमेंट होगा तो अलाइनमेंट के कारण इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब आएगी वहां पे पोलर मॉलिक्यूल का अलाइनमेंट हुआ। जैसे ही अलाइनमेंट हुआ तो एक एंड पे नेगेटिव चार्ज आया, दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज आया और इन चार्ज ने अब वहां पे क्या सेटअप करी? अपनी फील्ड होगा, उसको हम लिखेंगे यहां पे। अब ध्यान ना, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ER है। अब बताओ फ्लक्स किससे लिंक कर रहा है? यहां पे अगर हम इस तरह से गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं तो मैंने क्या बोला? यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल, यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल, यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल, यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन दोनों को कट कर सकती थी। लेकिन ये जो सरफेस है, ये सरफेस लाई कर रहा है इनसाइड कंडक्टर, और इनसाइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो इस सरफेस से लिंक फ्लक्स क्या हो गया? 0। अच्छा, इस रीजन की अगर बात करें तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ER। अच्छा, अब एरिया क्या होगा? एरिया जितना प्लेट का है उतनी थिकनेस यहां पे क्या है? इस डाइलेक्ट्रिक के भी एरिया की है वहां पे। तो अगर प्लेट का जितना एरिया है वही एरिया वहां पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब का है, तो यहां पे लिखेंगे ER इंटू A। ये तुम्हारा टोटल फ्लक्स होगा। टोटल फ्लक्स किसके बराबर? टोटल फ्लक्स हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड, और चार्ज इसने इनक्लोज किया है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू क्या थी? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थी Q/A ε0 इंटू K। साथ में यहां पे A
Q माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल आउट होगा और यहां से हमें स्मॉल q की वैल्यू मिलती है और उसकी वैल्यू निकल के आती है कैपिटल Q इंटू 1 माइनस 1 बाय के। क्लियर ना? जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लेके आते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाती है k टाइम्स, फॉर्मूला हो जाता है Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। साथ में हम क्या बोल रहे हैं, जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा उसकी वैल्यू होगी Q 1 माइनस 1 बाय के। और चेक कर सकते हैं कि रिजल्ट सही है कि नहीं सही है। अगर एयर होगा तो क्या होगा, एयर के लिए k की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, एयर के लिए अगर k की वैल्यू 1 होगी तो q की वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो है कि नहीं, वहां पे अगर एयर होगी तो वहां पे कोई पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, तो वहां पे हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे होंगे ई डैश की। अगर एयर है तो वहां पे कोई मॉलिक्यूल्स पोलर नहीं है, तो उस केस में इंड्यूस्ड चार्ज क्या हो जाएगा, 0। अगर हम बात कर रहे हैं मेटल की, तो मेटल के लिए k की वैल्यू इंफिनिटी, k अगर इनफाइनाइट होगा तो स्मॉल q कैपिटल Q के बराबर। लेकिन ये रिजल्ट कब है, ये रिजल्ट तब होगा जब मेटल को हम लेके आएंगे लेकिन इसको कंप्लीटली फिल नहीं करेंगे। अगर मेटल को कंप्लीटली फिल कर दिया तब तो चार्ज फ्लो कर गया, लेकिन अगर हमने दो प्लेट्स के बीच में मेटल को कंप्लीटली फिल नहीं किया, इस तरह से लेके आए, तो उस केस में क्या निकल के आता है, इस पे अगर Q इस पे माइनस Q है तो यहां पे माइनस Q, यहां पे प्लस Q आता है। और ऐसा होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को लेके आते हैं तो वहां पे क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। और कब तक मूव करते हैं, जब तक कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे होगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्ज ने मिलकर क्रिएट करी है Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, जितना इन दोनों ने मिलकर क्रिएट करी है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों क्रिएट करेंगे कहां पे, लेफ्ट की ओर। तभी तो वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ध्यान रखना, अगर मेटल प्लेट को हम लाके प्लेस कर रहे हैं और कंप्लीटली फिल नहीं किया है तो मेटल प्लेट पे चार्ज क्या होगा, इक्वल और ऑपोजिट आ जाएगा। जितना कैपेसिटर पे होगा उतना ही इक्वल और ऑपोजिट हम मेटल के दो सरफेस पे शो कर देंगे वहां पे। लेकिन केवल क्या ध्यान रखना, मेटल होगा तो इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, डाइलेक्ट्रिक होगा तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करते जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन कब रुकेंगे, जब वहां पे नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। और नेट फोर्स 0 तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। लेकिन यहां पे हम कोई फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे केवल पोलर मॉलिक्यूल का क्या हुआ है, अलाइनमेंट हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं है वहां पे। क्लियर? तो हमें ये रिजल्ट ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है इसका हमें ध्यान रखना है वहां पे। अब नेक्स्ट इसी में देखो, मान लो डाइलेक्ट्रिक को हमने कंप्लीटली फिल नहीं किया। अब इस केस में डायग्राम ड्रॉ करो, फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये हो गई हमारी कैपेसिटर की दो प्लेट्स, इस पे चार्ज Q, इस पे चार्ज माइनस Q। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, D। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इससे पहले हमने डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली फिल किया था, अब मैं डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली फिल नहीं कर रहा हूं, और जो भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसकी थिकनेस यहां पे दी हुई है T, तो इसकी थिकनेस यहां पे दी है T, और मान लो यहां से डिस्टेंस कितना दिया है, X। अब जैसे हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लेके आएंगे, इसका कांस्टेंट K है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो यहां पे चार्ज आ जाएगा कितना, माइनस Q, और यहां पे चार्ज कितना आ गया था, प्लस Q। देखो है कि नहीं वहां पे। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल नहीं किया गया है, और इस केस में अगर पूछता है कि सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या है, तो मैंने क्या बोला, जब भी हमें कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना होगा, हम क्या कर रहे होंगे, वहां पे किसी भी एक प्लेट पे चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस।
तो चार्ज तो अभी तुम्हारा क्या है, चार्ज तो अभी तुम्हारा वहां पे Q है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करना है इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे मिलेगा, तो मान लो इस साइड का V1 है, ये V2, इस साइड का V3 और ये हो गया V4। अच्छा, अब यहां पे ध्यान रखना, यहां पे एयर है और एयर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट होगी। E नॉट की वैल्यू अभी प्रूव करी थी कितनी, Q/A एप्सिलॉन नॉट। ये डाइलेक्ट्रिक है और डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां थी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, राइट की ओर थी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लो E की वैल्यू थी E नॉट बाय के, तो रिजल्ट आ जाएगा Q/A एप्सिलॉन नॉट के। यहां पे अगर देखोगे तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E नॉट है। अब ध्यान है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सभी यूनिफॉर्म है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं E=V/D। अच्छा, अब किसका पोटेंशियल ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट चलते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, तो यहां पे V1 बड़ा होगा तो V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 किसके बराबर, E नॉट इंटू डी। यहां पे अगर देखोगे V2 V3 में से तो V2 बड़ा होगा, तो लिखोगे V2 माइनस V3 किसके बराबर, E इंटू टी के बराबर। अच्छा, अब ये डिस्टेंस चेक करो, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस होगा D माइनस टी माइनस एक्स। देखो है कि नहीं यहां पे। तो अगर मैं पूछ रहा हूं कि इन दोनों को रिलेट करना है तो आप क्या बोलोगे, V3 बड़ा होगा, तो V3 माइनस V4 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा E नॉट इंटू डी माइनस टी माइनस एक्स। देखो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में इन सबको ऐड कर दो, तो V2 कैंसिल आउट हुआ, V3 कैंसिल आउट हुआ और V1 माइनस V4 क्या हो जाएगा, E नॉट एक्स प्लस E इंटू टी प्लस E नॉट डी माइनस E नॉट टी माइनस E नॉट एक्स। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो जब इसको ऐड करोगे तो E नॉट एक्स हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। देखो है कि नहीं वहां पे। और रिजल्ट क्या निकल के आ गया, रिजल्ट निकल के आ गया V1 माइनस V4 किसके बराबर, V1 माइनस V4 हो जाएगा E इंटू टी प्लस E नॉट इंटू डी माइनस टी। देखो ये बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, E की वैल्यू पुट कर दो आप, या फिर E की वैल्यू बाद में पुट करते हैं, पहले C की वैल्यू बात करो। C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा Q अपॉन V। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1 माइनस V4। देखो ये कि नहीं वहां पे। अब जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हो जाएगा Q अपॉन E का मतलब क्या होता है, Q/A एप्सिलॉन नॉट टी प्लस E नॉट का मतलब क्या होता है, E नॉट का मतलब Q/A एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी माइनस टी। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब अगले स्टेप में क्या लिख सकते हो, अगले स्टेप में लिख सकते हैं C किसके बराबर, Q से Q तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। एप्सिलॉन नॉट A चेक करो, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। एप्सिलॉन नॉट A, रिजल्ट क्या बचेगा, रिजल्ट बचेगा T प्लस D माइनस टी बाय के। देखो चेक करो एक बार रिजल्ट ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Q की वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला गया, तो बचा केवल क्या, T प्लस डी माइनस टी इंटू के। तो रिजल्ट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी प्लस T इंटू 1 माइनस 1 बाई के। चेक करो ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी के साथ ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय के। तो यही हमारा कैपेसिटेंस का वहां पे क्या रहा होगा, फॉर्मूला रहा होगा। अच्छा, अब चेक कर लेते हैं कि रिजल्ट सही है कि नहीं सही है। तो पहला रिजल्ट चेक करो कि अगर T किसके बराबर हो जाए, D के, तो क्या होगा। T अगर D के बराबर है, इसका मतलब है कि जो भी डाइलेक्ट्रिक है वो स्पेस को कंप्लीटली वहां पे क्या कर रही है, फिल कर रही है। अच्छा,
डाइलेक्ट्रिक अगर कंप्लीटली फिल करेगी तो हम क्या लिख देंगे वहां पे, टी की जगह पुट कर दो डी। देखो चेक करो, टी की जगह हमें पुट करना है डी। एक बार चेक करो रिजल्ट कहीं गलत हो रहा है क्या। एक बार देखो यार, यहां पे हो गया, जा रहे थे वहां पे हमने लिखा था सी को क्या लिखा, Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V4। तो अगले स्टेप में हो गया Q अपॉन, जब V1 माइनस V4 लिखा तो वहां पे लिखा E इंटू टी प्लस ई नॉट इंटू डी माइनस टी। तब चेक कर लो गलती क्या हो गई थी, वहां पे हमने E की वैल्यू इंटरचेंज करके प्लेस कर दी वहां पे। एक्चुअली क्या होगा, Q अपॉन E की जगह पुट करोगे Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट के प्लस ई नॉट की जगह Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। Q तुम्हारा क्या होगा, कैंसिल आउट होगा वहां पे, और रिजल्ट वहां पे क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए। अच्छा साथ में यहाँ पे T भी था, तो रिजल्ट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए प्लस नीचे क्या हो जाएगा D माइनस टी प्लस T बाय के। देखो अब चेक करो सही बना कि नहीं बना। तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस टी प्लस क्या हो गया T बाय के। देखो है कि नहीं वहां पे। अब चेक कर लेते हैं कि रिजल्ट सही है कि नहीं सही है। पहला रिजल्ट क्या लिया, डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली फिल किया, डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली फिल किया तो T को D कर दो। अब बताओ T को अगर D करोगे यहां पे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए, T की जगह D, तो ये वाली टर्म क्या हो गई 0, ये हो जाएगा D बाय के, तो रिजल्ट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए के बाय डी। देखो है कि नहीं वहां पे। तो अगर डाइलेक्ट्रिक को हमने कंप्लीटली फिल किया तो रिजल्ट जो है वो पहले वाले रिजल्ट से मेरा क्या कर गया, मैच कर गया, है कि नहीं। अच्छा सेकंड केस देखो वहां पे, अगर मान लो यहां पे हम किसको प्लेस कर रहे होते, एक मेटल प्लेट को प्लेस कर रहे होते। डाइलेक्ट्रिक की जगह इमेजिन करो कि यहां पे हमने किसी मेटल को लाके प्लेस किया होता, तो K की वैल्यू क्या लेते हैं, इन्फिनिटी लेते, और K की वैल्यू अगर इन्फिनिटी लेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, ये वाली टर्म 0, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। देखो ये है कि नहीं यहाँ पे। तो डाइलेक्ट्रिक को अगर कंप्लीटली फिल नहीं किया गया है तो फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अगर डाइलेक्ट्रिक की जगह मेटल प्लेट को लेके आते तो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन वहां पे क्या हो गया डी माइनस टी। क्लियर है ना। अब सबसे पहले यहां पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जहां पे इन रिजल्ट्स को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। अच्छा उससे पहले थर्ड यूज और देख लो वहां पे। देखो जैसे यहां पे कैप्स्टर था और कैप्स्टर की प्लेट को हमने चार्ज दिया था इक्वल और ऑपोजिट, तो मैंने पहला पर्पस क्या बोला था, जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक को लाके यहां पे कंप्लीटली फिल करते हैं तो दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होता है, मेंटेन हो जाता है। दूसरा पर्पस क्या है, जब भी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लेके आएंगे तो कैपेसिटर कैपेसिटेंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारे पास कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, हमारे पास कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में भी स्टैंड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं यहां पे कि कोई बॉडी है, अगर मान लो कोई कंडक्टर है, कंडक्टर को अगर हमने चार्ज दिया तो हम बोलते हैं ये चार्ज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि आइसोलेटेड बॉडी है। लेकिन जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाते हैं, जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे तो उसके कारण यहां पे फील्ड भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। मैंने क्या बोला, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर को हम चार्ज दे रहे हैं, चार्ज देंगे तो चार्ज कांस्टेंट है अभी, है ना, क्योंकि आइसोलेटेड बॉडी है। लेकिन इस चार्ज ने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी है। अब मैं चार्ज को बढ़ाते जा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रही है।
अब यहां पे कोई एयर के मॉलिक्यूल्स हैं कि नहीं है, और इन एयर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो उसके कारण इनके जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो शिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे लेफ्ट की ओर। अब होता क्या है, जैसे हम चार्ज बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, और एक टाइम ऐसा आता है जबकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं किसके, एयर के, उनमें से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है। और ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं कि जो मीडियम है, मीडियम के पार्टिकल का या मीडियम का ब्रेक डाउन हो गया है। मीडियम का ब्रेक डाउन हो गया है। ब्रेक डाउन का मतलब है कि अब जो मीडियम है वो भी अब किसी कंडक्टिंग मीडियम की तरह वर्क कर रहा है, या बोल सकते हैं कि वहां पे चार्ज का कंडक्शन या चार्ज का फ्लो स्टार्ट कर गया है। अब जैसे ही यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा वो इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कराना स्टार्ट कर देगा वहां पे। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो मीडियम है, ये मीडियम यहां पे कुछ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकती है, या बोलते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होल्ड कर सकती है। हम जिस मीडियम की बात करते हैं, हर मीडियम की प्रॉपर्टी क्या है, हर मीडियम किसी ना किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या कर जाता है, ब्रेक डाउन कर जाता है। ब्रेक डाउन का मतलब हो गया कि अब जो मीडियम है वो क्या हो गया है, कंडक्टिंग की तरह बिहेव, कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, या फिर वहां पे चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो गया है। तो कोई भी मीडियम मैक्सिमम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड विथ स्टैंड कर सकता है, वही उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। तो देखना, एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। चाहो तो अगर इसकी डेफिनेशन होगी तो मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, वहां पे है। जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती ना, उसको भी केवल लिख लो, वहां पे प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं है, वहां पे लिख लो कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच अ मीडियम कैन बियर। जो भी मीडियम है वो मैक्सिमम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बियर कर सकता है, वही इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। अब हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हमारे पास कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं। और बताओ, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बियर कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि उसको चार्ज भी हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा दे सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो हाई अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड बियर कर सकता है। और अगर वो हाई अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड बियर कर सकता है, इसका मतलब है कि लार्ज अमाउंट का चार्ज हम कैपेसिटर को फिर उस केस में क्या कर पाएंगे, दे पाएंगे। क्लियर वहां पे। तो जो भी डाइलेक्ट्रिक है उसके तीन पर्पस है। एक तो क्या है, दोनों के बीच में सेपरेशन को मेंटेन करना, दूसरा कैपेसिटर कैपेसिटेंस इंक्रीज करना, तीसरा हम वहां पे कैपेसिटर को ज्यादा चार्ज दे सकते हैं अगर हमारे पास ऐसे कुछ मटेरियल होंगे जिनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगी, हाई होगी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि मीडियम क्या कर सकता है, बियर कर सकता है। इसके बाद भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है तो मीडियम के पार्टिकल में क्या होता है, मीडियम में कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है चार्ज का। फिर देखो अब वहां पे अब नेक्स्ट रिजल्ट देखो, यहां पे इस तरह का क्वेश्चन मॉड्यूल में भी दिया है और इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, हमारे पास एक कैपेसिटर है। जो भी कैपेसिटर है, कैपेसिटर की प्लेट के बीच का डिस्टेंस d। अच्छा, इस तरह से कैपेसिटर की प्लेट है तो यहां पे लेंथ भी होगी और यहां पे क्या होगी, विड्थ भी होगी। अभी प्लेट को मैंने ऐसे प्लेस किया है तो हमें केवल क्या दिखाई दे रही होगी, हमें दिखाई दे रही होगी प्लेट की वहां पे लेंथ। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन d है और इन दोनों के बीच में हमने डाई इलेक्ट्रिक को लाके फिल किया है। इन दोनों के बीच में हमने डाई इलेक्ट्रिक को लाके फिल किया है और जो भी डाइलेक्ट्रिक है वो वेरी कर रही है, और जो भी डाइलेक्ट्रिक है वो यूनिफॉर्मली वेरी कर रही है।
यानी जो भी डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक यहां पे यूनिफॉर्मली क्या हो रही है, वेरी कर रही है। किसी एक प्लेट पे उसकी वैल्यू K1 है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो यहां पे जाते जाते इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, K2 हो जाती है। तो जो भी डाइलेक्ट्रिक है वो यूनिफॉर्मली वेरी कर रही है, एक पे K1 है, दूसरे पे क्या है, K2 है। क्वेश्चन में पूछता है कि इसका कैपेसिटेंस कितना है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो कैपेसिटर बना इसका कैपेसिटेंस कितना है। तो देखो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, कैलकुलेट करने का तरीका है किसी एक प्लेट पे चार्ज दो प्लस क्यू, दूसरे पे चार्ज दो माइनस क्यू। तो एक पे चार्ज दो प्लस क्यू, दूसरे पे चार्ज दो माइनस क्यू। अब मैंने क्या बोला है, इस प्लेट का पोटेंशियल अगर V1 है, इसका V2 है, और अगर हमें फाइंड आउट करना है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, तो फॉर्मूला क्या था, किसी भी एक प्लेट पे चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो ये हो जाता है V1 माइनस V2। तो जो भी C रहेगा, C की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन हो गया V1 माइनस V2। क्लियर था। अच्छा अब देखो यहां पे, अगर इस फॉर्मूले को हम इस रिजल्ट को हम यूज करने चाहते हैं तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मिलेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें K की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। सबसे पहले हम K की इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है K वेरी कर रहा है, यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c। y का मतलब K, m हो गया लाइन का स्लोप, x का मतलब हो जाएगा डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा K इक्वल्स टू my प्लस c। अब सबसे पहली वैल्यू क्या लो, जब y की वैल्यू 0 है तो K K1 है, जब y की वैल्यू 0 तो K K1, तो y की वैल्यू 0 K K1, तो C आ गया K1। अब इक्वेशन हो जाएगी K इक्वल्स टू my प्लस K1। अब अगले स्टेप में यहां बताओ y की वैल्यू कितनी है, तो तुम बोलोगे जब y की वैल्यू d होगी तो K K2 के बराबर होगा। यहां से जब यहां पहुंचोगे तो y की वैल्यू d, K किसके बराबर, K2 के बराबर। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी K2 इक्वल्स टू m का m, y का मतलब हो गया d प्लस क्या हो गया K1। तो जो भी लाइन का स्लोप है वो हो जाएगा K2 माइनस K1 बाई d। देखो है कि नहीं यहाँ पे, तो ये तो हो गया लाइन का स्लोप, इंटरसेप्ट मालूम है, तो इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन हो गई, अभी मैं लिख रहा हूं K इक्वल्स टू my प्लस K1, K इक्वल्स टू my प्लस K1। बाद में ये जो m है इसकी वैल्यू हम वहां पे क्या कर देंगे, फाइनली पुट कर देंगे। अच्छा हमें ये मालूम है कि ये इक्वेशन बता रही है कि K y के साथ वेरी कर रहा है। अब मान लो अगर हमने यहां पे कोई पॉइंट लिया, तो बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी कि नहीं होगी। और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, फॉर्मूला लिखवाया था, मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इनटू K। अगर वहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E नॉट बाई K। देखो यही फॉर्मूला था कि नहीं था। तो अगले स्टेप में हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और K की जगह वहां पे यूज करो my प्लस K1। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है वहां पे। अच्छा कुछ रिजल्ट याद है, अगर हम एक प्लेट से दूसरे प्लेट की ओर जा रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जा रहे हैं, A से B जा रहे हैं मान लो, तो वहां पे हम लिखते थे VB माइनस VA किसके बराबर, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl। देखो रिजल्ट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ये जो रिजल्ट था वो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट करता था। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होती है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो हम जा रहे हैं प्लेट 1 से प्लेट 2 की ओर, तो क्या लिखोगे वहां पे, वहां लिखोगे V2 माइनस V1। 1 से 2 की ओर जा रहे हैं किसके बराबर, माइनस। अच्छा E इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, dl वहां पे स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो दोनों के बीच में एंगल 1, दोनों के बीच में एंगल 0, तो ये हो गया E dl।
फिर वहां पे हमने ये भी रिलेट किया था कि dl की जगह वहां पे क्या लिखेंगे, dl की जगह लिखेंगे प्लस dy, क्योंकि y वहां पे बढ़ रहा है, घट रहा होता तो वहां पे हम माइनस dy लेते हैं। तो अगले स्टेप में हो जाएगा v2 माइनस v1 माइनस e इंटू dy, माइनस साइन इधर लेके चले जाओ, माइनस साइन इधर लेके जाओगे, e की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट my प्लस k1 इंटू dy। देखो है कि नहीं यहाँ पे। और इसको अब कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके d तक। देखो इतना समझ में नहीं समझ में आया वहां पे। यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसकी, माइनस साइन में इधर लेके चला गया, क्योंकि हमें मालूम है कि v1 बड़ा है v2 छोटा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा v1 माइनस v2। अब इक्वेशन हो जाएगी v1 माइनस v2, क्या चीज कांस्टेंट है, q बाय a एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेट किसको करना है, इंटीग्रेट करना है dy अपॉन my प्लस k1। अब बताओ कैसे इंटीग्रेट करते थे, वहां पे इंटीग्रेट करने का तरीका था my प्लस k1 को मानते थे t, फिर dt बाय dy क्या हो जाएगा m k1 0। तो यहां पे जब जाओगे v1 माइनस v2 q बाय a एप्सिलॉन नॉट, dy की जगह लिख दोगे वहां पे dt बाय m, और my प्लस k1 का मतलब t, 1 अपॉन टी का log t। कहां से कहां जाना है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेके d तक। देखो है कि नहीं यहाँ पे। अच्छा, जब मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं वहां पे, जब हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं q बाय a एप्सिलॉन नॉट, तो a वहां पे क्या था, a वहां पे उस सरफेस का एरिया था, तो बाद में चाहोगे तो एरिया की जगह ये भी पुट कर सकते हो b इंटू एल। अगर प्लेट की विड्थ b है और लेंथ क्या है l, अगर प्लेट की लेंथ l विड्थ b, तो एरिया की जगह बाद में पुट कर देना वहां पे b इंटू एल। अब बताओ इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा v1 माइनस v2 q बाय a एप्सिलॉन नॉट। m का मतलब क्या हो गया, m का मतलब हो गया k2 माइनस k1 बाय d, 1 अपॉन टी का log t। t की वैल्यू क्या पुट करनी है, t की वैल्यू पुट करनी है my प्लस k1, और इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके, अब इसकी लिमिट पुट कर दो 0 से लेके d तक। देखो है कि नहीं, 1 अपॉन टी का log t, लिमिट पुट करो। अब करना क्या है, अब मैं कैलकुलेशन फर्दर नहीं कर रहा हूं, तुम्हें करना क्या है, लिमिट पुट करो। लिमिट पुट करोगे तो v1 माइनस v2 मिलेगा, v1 माइनस v2 की वैल्यू यहां पे पुट कर देना, तो यहां से मिल जाएगा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। क्लियर। तो कई बार क्वेश्चन में क्या बोलता है, कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि k की वैल्यू क्या हो रही है, वेरी कर रही है, k की वैल्यू वेरी कर रही है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, तो दूसरा तरीका हम लोग बाद में देखेंगे। तो पहले तरीके की हम बात कर रहे हैं, पहले तरीके में क्या कर रहे हैं, k अगर वेरी कर रहा है तो सबसे पहले किसी इंस्टेंट पे k का रिलेशन मालूम होना चाहिए। अगर नहीं दिया तो रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। k का रिलेशन अगर मालूम है तो सबसे पहले किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो इस फॉर्मूले से। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक स्लैब यही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर कैलकुलेट करो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद ये फॉर्मूला यूज करोगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मिल जाएगा। क्लियर होता। तो जब न्यूमेरिकल आएगा तो हम इसी तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और आगे फिर हम देखेंगे कि एक और मेथड है जिसके थ्रू हम कैपेसिटेंस क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी केवल ध्यान रखो, के वेरी कर रहा है तो ई कैलकुलेट करो, ई से पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मिल जाएगा, कैपेसिटेंस मिल जाएगा। अब मैं इसको फर्दर कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, इसको कैलकुलेट करके तुम्हें देखना है। और देखो डाइलेक्ट्रिक में अभी हमें एक क्लास और लगेगी, क्योंकि अगली जो क्लास आएगी डाइलेक्ट्रिक की तो वहां पे हम सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट की बात करेंगे, है ना। सीरीज अरेंजमेंट होगा, पैरेलल अरेंजमेंट होगा, साथ में हम फोर्स की बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे, है ना। तो अभी एक क्लास हमें और लग जाएगी, लेकिन मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन था जो
हमें डिस्कस करना था सीरीज और पैरेलल में, जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था कि डिस्कस करूंगा। तो देखो मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है, साइड की लेंथ a है। अब ये जो स्क्वायर प्लेट है उसको हमने इस तरह से लाके प्लेस कर दिया। एक प्लेट तो यहां पे, दूसरी प्लेट कुछ इस तरह से प्लेस की गई है। यहां पे डिस्टेंस दिया है d, और ये जो प्लेट है ये प्लेट थीटा एंगल पे लाके प्लेस की गई है। डायग्राम समझ में नहीं समझ में आ रहा है? अगर मेरे पास एक प्लेट ऐसी है, ये एक प्लेट है, फिर यहां से एक और प्लेट है, लेकिन ये जो प्लेट है ये प्लेट कुछ ऐसे जा रही है, और ये प्लेट कितना एंगल फॉर्म कर रही है? थीटा। क्लियर? तो हमारे पास दो प्लेट्स हैं, दोनों ही प्लेट्स स्क्वायर है। वैसे क्या होता है, दोनों प्लेट्स पैरेलल होती हैं, लेकिन अब जो दूसरी प्लेट है इसको हमने क्या किया, कुछ थीटा एंगल पे लाके प्लेस कर दिया, और क्वेश्चन में बोलता है कि ये एंगल मेरा वहां पे स्मॉल है। अब क्वेश्चन में पूछता है कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है। हमें मालूम है कि एयर में कैपेसिटर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, लेकिन ये रिजल्ट तभी एप्लीकेबल होगा ना जबकि हर पॉइंट पे डिस्टेंस क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अगर देखोगे तो हर जगह डिस्टेंस वेरी कर रहा है। अब दो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक एलिमेंट लेते हैं। x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक एलिमेंट, यहां पे अगर देखोगे तो इस तरह से थिकनेस है कि नहीं है, और ये हाइट रही है वहां पे। तो हमने क्या किया है, वहां पे x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का हमने एक एलिमेंट लिया है। अच्छा अब बताओ इस एलिमेंट का कैपेसिटेंस क्या होगा? तो सबसे पहले देखो वहां पे ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का y मान लो, तो रिजल्ट हो जाता है tan थीटा इक्वल्स टू y बाय एक्स। तो y कितना हो गया, y वहां पे हो गया x tan थीटा। अब मैं अगर यहां पे इस स्मॉल एलिमेंट का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए बोलता हूं, तो फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट, मीडियम एयर है। अब a वहां पे प्लेट का एरिया था, बताओ यहां पे इस एरिया की बात करोगे या नहीं बात करोगे? इस तरह से मैंने एलिमेंट लिया है वहां पे, तो यहां पे देखो ये एलिमेंट है, तो यहां पे हम इस थिकनेस की बात कर रहे होंगे। तो ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप है, बताओ इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया हो जाएगा वहां पे a इंटू डी एक्स। ये a है कि नहीं है वहां पे? तो यहां पे जो हमने एलिमेंट लिया है इसके इस एरिया की बात कर रहे हैं, तो एरिया हो गया a इंटू डी एक्स। तो रिजल्ट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू a बाय क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट a बाय डी। d का मतलब हो जाएगा d प्लस वाई, ये हो जाएगा x tan थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे? अब ध्यान रखना एंगल मेरा स्मॉल है, एंगल अगर स्मॉल है तो हम tan थीटा को बाद में थीटा पुट कर देंगे। थीटा अभी तो थीटा कांस्टेंट है, तो अभी tan थीटा लिख रहे देते हैं, बाद में उसको थीटा पुट कर देना, चाहो तो अभी पुट कर दो वहां पे। तो रिजल्ट वहां पे क्या बन गया, रिजल्ट बन गया डीसी। डीसी ध्यान रखना, डीसी तो एक एलिमेंट का कैपेसिटेंस है। अब अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो इस रीजन में ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब बताओ सबके लिए जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो अगर मुझे टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट का मतलब है कि हमें ऐड करना है, ऐड का मतलब है कि हम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, हमें सभी कैपेसिटेंस को ऐड करना है। तो हमें देखना पड़ेगा कि अरेंजमेंट सीरीज में है या पैरेलल में है। अब बताओ कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, हर कंडक्टर में पोटेंशियल थ्रू आउट सेम होता है। तो यहां पे भी v1 माइनस v2, यहां पे अगर देखोगे तो v1 माइनस v2, इसका मतलब जितने भी एलिमेंट हमने कंसिडर किए हैं ये सभी पैरेलल में, और पैरेलल में फॉर्मूला याद है c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4। तो इसको हम सिंपली इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन ध्यान रखना
अगर सीरीज होता तो क्या करते हैं? अगर सीरीज होता तो हम 1/DC निकालते हैं। अगर सीरीज होता तो हम 1/C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। तो वहां पे हम क्या करेंगे, 1/DC निकालते हैं और उसको वहां पे हम इंटीग्रेट करते हैं कि 1/C इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो हम 1/DC निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर क्या होगा, सीरीज होती। लेकिन यहां पे पैरेलल है तो हम सिंपली डीसी को वहां पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब बताओ इंटीग्रेट करने जाओगे तो डीसी का सी रिजल्ट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए। फिर से जैसे हमने इंटीग्रेट किया था वैसे इंटीग्रेट करो, तो d प्लस एक्स टेन थीटा को t मानोगे तो एप्सिलॉन नॉट ए टेन थीटा इंटू हो जाएगा लॉग ऑफ d प्लस एक्स टेन थीटा। और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेके a तक। देखो है कि नहीं, यहां पे अगले स्टेप में वैल्यू क्या हो जाएगी, अगले स्टेप में वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए थीटा इंटू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ, ये हो जाएगा, पुट करो वहां पे लिमिट, तो ये जाएगा लॉग डी प्लस ए थीटा, है ना, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये हो जाएगा डी। तो अगले स्टेप में c की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट ए थीटा इंटू लॉग ऑफ हो जाएगा 1 प्लस ए थीटा बाय डी। अब इसका कुछ एक्सपांशन बनता है, तो ये लॉग में यहां पे इसका एक्सपांशन बनेगा। अब इस एक्सपांशन को तुम वहां पे सॉल्व करना, फर्दर रिड्यूस करना और चेक करना c की वैल्यू क्या है। समझ में? सबसे पहले हमने एक एलिमेंट का कैपेसिटेंस निकाला, अब ऐसे बहुत सारे कैपेसिटेंस थे, सभी वहां पे पैरेलल थे, तो हमने डीसी को वहां पे इंटीग्रेट कर दिया। और जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहां पे इसको t मान लिया पूरा, तो 1/10 थीटा बाहर आएगा, लॉग में चला जाएगा, रिजल्ट हो गया d प्लस ए थीटा बाय कितना d को इधर लेके चले आओ। अब मैंने बोला यहां पे एक्सपांशन यूज करो लॉग का और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर इतना? तो आज बेसिकली हमने किसकी बात कर ली, आज हमने बात करी कि डाइलेक्ट्रिक होते क्या है, डाइलेक्ट्रिक का पर्पस क्या है, डाइलेक्ट्रिक अगर होगी तो चार्ज कितना इंड्यूस्ड होगा, फिर डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। अब जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे अगेन डाइलेक्ट्रिक की, लेकिन वहां पे हम कुछ केसेस कंसिडर करेंगे जहां पे डाइलेक्ट्रिक को कब हमें सीरीज अरेंजमेंट कंसिडर करना है और कब हमें पैरेलल अरेंजमेंट कंसिडर करना है। उस पर भी क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, तो उस पर हम एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे, है ना। अब तुम्हें करना क्या है, मॉड्यूल में जाओगे तो जो एक्सरसाइज 2 है उसमें भी देखोगे मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया है जहां पे के वेरी कर रहा है, लेकिन के यूनिफॉर्मली वेरी नहीं कर रहा है, के का जो वेरिएशन है वो फंक्शन ऑफ साइन है, कुछ इक्वेशन दी है साइन के फॉर्म में, तो वहां पे के वेरी कर रहा है। जिस तरह से मैंने इससे पहले का क्वेश्चन सॉल्व किया था सिमिलरली वैसे ही इस क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व करके देखना। और अगर तुम्हें और कोई बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन मिल रहा है जहां पे के वेरी कर रहा है तो उस केस में भी हम उसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर इतना? तो इतना नोट डाउन कर लो, एक क्लास अभी मैं और लूंगा डाइलेक्ट्रिक की, उसके बाद हम प्लेट्स का कैपेसिटेंस कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो लेंगे, तो हमारा टॉपिक क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर इतना? तो नोट डाउन कर लो इतना।